जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, तो हम हिस्सेदारी की बात करते हैं। जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हम हिस्सेदारी की बात करते हैं। राष्ट्रपति भी बन गई हैं एक मूल निवासी महिला। पावर एक ऐसा नशा है जिसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो वहाँ के ढांचे के लिए लड़ना इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो ढांचा नहीं होगा, अगर वो रिजर्वेशन नहीं होगी, तो हमें कभी भी स्पेस नहीं मिलेगी। स्पेस के लिए लड़ना एक अलग मसला है, लेकिन उस स्पेस पे जाके उस स्पेस को अपने लिए यूज़ करना, अपने लोगों के लिए यूज़ करना, अपने वर्क के लिए यूज़ करना, ये एक अलग मसला है। सबसे पहले वामसेफ संगठन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मंच मुहैया करवाया अपनी कुछ बातें रखने के लिए। सर, मेरे पास कितना टाइम होगा? 15 से 20 मिनट। ठीक है, हम इस आधार पे अपनी बात शुरू कर सकते हैं, जैसे मेरे से पहले प्रवक्ता कह के गई हैं कि हम सब इस बात से जानू हैं कि पार्लियामेंट ने एक नया अधिनियम, एक नया कानून पास किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि औरतों को पार्लियामेंट में रिजर्वेशन मिलेगी। उस रिजर्वेशन में वो पॉलिटिक्स में आएंगी, नए कानून बनाने में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, और उससे जो है हमारे समाज में औरतों की जो स्थिति है, जो उनका आज की जो पोजीशन है, वो स्ट्रॉन्ग होगी। इसके बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो औरतों के साथ धोखाधड़ी को सामने लाते हैं। उनमें से कुछ बातें मेरे से पहले प्रवक्ता करके गई हैं, और मेरे से बाद में जिन्होंने आना है वो न्यायालय में काम करती हैं, तो वो मैं उम्मीद करती हूँ कि उन पे बात करेंगी। मैं इससे जोड़कर कुछ और बातें करना चाहती हूँ, जिनमें से पहली जो बात है वो ये है कि जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, तो हम हिस्सेदारी की बात करते हैं। जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हम हिस्सेदारी की बात करते हैं कि इस जगह पे, इस इंस्टीट्यूशन पे, इस स्पेस में हम नहीं हैं, हमें होना चाहिए। हमारे यहाँ ना होने की वजह ये नहीं है कि हम कमतर थे या हम एलिजिबल नहीं थे, बल्कि इसके कारण समाज में हैं, इतिहास में हैं, समाज के व्यवहार में हैं, जिन्होंने हमें उस स्पेस तक जानने का जो है वो मौका नहीं दिया, जब वैसी परिस्थितियां नहीं बनने दी कि हम वहां तक पहुंचे। इसलिए हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस हिस्सेदारी का अगला जो पड़ाव बनता है वो ये है कि जब वो हिस्सेदारी हमें मिल जाती है, किसी भी संगठन को, किसी भी जेंडर को, किसी जात को, जमात को, ग्रुप को वो हिस्सेदारी मिल जाती है, तो फिर क्या? तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि जो बना हुआ सिस्टम है, हम उस सिस्टम में हिस्सेदारी मिलने के बाद उसी सिस्टम का हिस्सा हो जाएं। पहले सेशन में हमारे एक प्रवक्ता बात कर रहे थे कि जो लीडर्स पहुँचे हुए हैं पार्लियामेंट में, जिन्हें उस तरह रिजर्वेशन के साथ भी, बिना रिजर्वेशन के भी, उनको उनकी जात ने, जमात ने, भाई बंधुओं ने, जेंडर ने उन्हें साथ दिया, और वो इतनी पावरफुल पोजीशंस में पहुँचे, एमएलए बने, एमपी बने, अभी तो राष्ट्रपति भी बन गई हैं एक मूल निवासी महिला, कोटेड अनकोटेड। तो वो तो वहाँ हैं, उनके वहाँ होने से हिस्सेदारी तो मिल गई। उतनी नहीं मिली जितनी होनी चाहिए थी, 50% नहीं मिली, 80% नहीं मिली, लेकिन एक इंसान तो पहुंचा, कुछ लोग तो वहां पहुंचे, तो हिस्सेदारी मिल चुकी है कुछ परसेंट। उस हिस्सेदारी का पावर के स्ट्रक्चर के साथ रिश्ता क्या बन जाता है? तो आमतौर पे क्या होता है हमारे समाज में, क्योंकि हेजेमनी, दावा बहुत बड़ा काम करता है, तो वो लोग जैसे जैसे पावरफुल इंस्टीट्यूशंस में पहुंचते हैं, उनको उस पावर के जाने का खतरा ज़्यादा लगने लगता है, तो वो उन्हीं लोगों से धोखाधड़ी करते हैं जिन्होंने उन्हें वहाँ पहुँचाने में सबसे ज़्यादा मदद की थी। क्योंकि पावर एक ऐसा नशा है जिसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो हमारा सवाल सिर्फ हिस्सेदारी का नहीं होना चाहिए। हमारा सवाल, हमारा जो मुद्दा है, वो हिस्सेदारी के साथ पावर के नेचर को, स्ट्रक्चर के नेचर को चेंज करने का भी होना चाहिए। कि जैसे ही औरतें पार्लियामेंट में जाती हैं तो वो सेंसिटाइज हो औरतों के मामलों के बारे में, औरतें इस चीज़ की जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट करें, वो उसका एक
एक झंडा बरदार बने। अगर ऐसी वहाँ पहुँचते हैं, ऐसी महिला वहाँ पहुँचती है, तो उनके ऊपर ये दारोमदार आता है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वहाँ पे जो एक एंटी SC, एंटी ST, एंटी विमेन जो एक एलिमेंट है वहाँ पे, उसको चेंज करने की फ़ाइट करें। ये फ़ाइट आसान नहीं है। वामसेफ जो है वो नौकरी पेशा और समाज के अलग अलग जगहों पे काम करने वाले उन लोगों का संगठन है, जितना मुझे पता है, कि जिन्होंने अपनी समाज में जगह बनाई शिक्षा के माध्यम के द्वारा। वो अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत हैं, लेकिन उनको पता है कि उनकी जाति, उनका वर्ग, उनकी जो जेंडर है, उनका जो लिंग है, उनके आधार पे उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उन्होंने उस संगठन में तो जगह बना ली, लेकिन उस संगठन के भीतर जो नेचर बदलना चाहिए था उस संगठन का, जो इंक्लूजन आना चाहिए था उस संगठन में, वो नहीं आया। अब उसका कारण हमारी मानसिकता है, भारतीय समाज की मानसिकता है। भारतीय समाज में जो एक क्या कहेंगे उसको, कि जो एक दावे की पॉलिटिक्स चलती है। दावे की पॉलिटिक्स हमेशा, जैसे बार बार बात हो रही है कि हम बहुगिनती हैं, हम बहुसंख्यक हैं। ज़रूरी नहीं होता कि बहुसंख्यक वर्ग पावरफुल रहे, ज़रूरी नहीं होता। मैं कल्चर की स्टूडेंट हूँ, फोकलोर की स्टूडेंट हूँ। दुनिया में हज़ारों ऐसी एग्जाम्पल्स मिलती हैं जहाँ पे बहुसंख्यक जो हैं वो प्रताड़ित हैं और जो अल्पसंख्यक हैं वो उन पे राज करते हैं। उसका कारण वही है जो मेरे से पहले एक प्रवक्ता बोल के गए हैं, कि हम अपनी समस्याओं को उतना ही जटिल और पेचीदा बना लेते हैं। इसलिए जो बहुसंख्यक होता है वो अक्सर टुकड़ों में विभाजित होता है। उनको लगता है कि हमारा बहुसंख्यक के तौर पर एक वर्ग नहीं बनता, हमारे बहुसंख्यक वर्ग में एक ये छोटे छोटे वर्ग हैं। लेकिन जो अल्पसंख्यक होता है उसको पता होता है कि नहीं तो मारे जाएंगे, नहीं तो यूनाइटेड रहो, आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग रहो, और सबसे बड़ी बात, आइडियोलॉजी को इम्प्लांट करते रहो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में और संगठनों में। इसीलिए वो सबसे पहले जो मुझे लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट लगा, जिस पे मैंने कम से कम बात नहीं सुनी, कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज, देन एजिटेट। जब तक हम एजुकेट नहीं होते हम बात करनी शुरू कर देते हैं, जब तक हम ऑर्गेनाइज नहीं होते बात करनी शुरू कर देते हैं, तब तक वो जो बात है, जो प्रतिरोधता है, जो प्रतिरोध की बात है, जो सवाल हम खड़ा करते हैं, वो लड़ाई झगड़ा बन के रह जाता है, वो क्रिटिसिज्म बन के रह जाता है। लेकिन क्योंकि हम अकेले होते हैं तो हम कमज़ोर होते हैं, तो कमज़ोर होते हैं, हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है, हमें एलिनेट कर दिया जाता है, हमें कॉर्नर कर दिया जाता है। ये इंटरेस्टिंग बात नहीं है कि भारतीय समाज में औरत 50% है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस में वो मार्जिनलाइज है, वो हाशियाकृत है, हाशियागत है, हाशिए पे रहती है। ये इससे बड़ी धोखाधड़ी क्या होगी कि 17 साल हो गए देश को आज़ाद हुए और अभी तक हम 15% औरतें जो हैं वो सेंटर पार्लियामेंट में, सेंटर पावरफुल बॉडीज़ में नहीं ला सके। अब हम 70 साल बाद क्या कर रहे हैं कि हम 33% रिजर्वेशन देंगे। कानून पारित होने और इम्प्लीमेंट होने में कितना टाइम लगेगा भी वो अलग मसला है, लेकिन 70 साल बाद हम एक कानून ला रहे हैं कि 33% औरतें होनी चाहिए। अभी इसमें अगले सवाल है कि OBC, ST, SC का तो फिर भी उन्होंने क्लियर है, OBC की महिलाओं के लिए एक अलग मसला खड़ा है, वो सब डिबेट आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपको पता होगा। मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए वो 33% रिजर्वेशन, जिसको हम 50% मानते हैं कि 50% होनी चाहिए, वो 50% रिजर्वेशन होने से क्या समस्या ख़त्म होगी? हो सकता है मेरे इस विचार से बहुत सारे भाई बंधु बहनें सहमत ना हो, ये लेनी ज़रूरी है, वो पोजीशन लेनी ज़रूरी है, लेकिन वो पोजीशन लेने के बाद भी मुझे लगता है कि वो समस्याएं कम नहीं होंगी, हमारे मुद्दे कम नहीं होंगे। उसका कारण वो एक संचालन का ढांचा है जिसमें वो 50% इनकॉर्पोरेट कर लेंगे उस सिस्टम के
आइडियोलॉजी को अपने अंदर ना के एक चेंज का चेन खड़ा करेंगे अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि पॉलिटिक्स दो तरह की चल रही है इंडिया में, जहाँ पूरी दुनिया में दो तरह की पॉलिटिक्स होती है। एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स होती है कि जो सत्ता है, सत्ता में हिस्सेदारी की पॉलिटिक्स होती है, तो जो मेन स्ट्रीम पार्टीज होंगी वो औरतों को हिस्सेदारी देंगी। एक पॉलिटिक्स जो है वो प्रतिरोध की पॉलिटिक्स होती है, जैसे वामसेफ की पॉलिटिक्स हो गई, लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स हो गई, फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स होगी, वाइस वर्सा। तो वो प्रतिरोध की पॉलिटिक्स होती है कि समाज में, इंस्टीट्यूशंस में ये सही नहीं है, वो क्वेश्चन करती हैं। लेकिन अभी भी इसी सभा में अगर हम देखें, मुझे डाउट है कि 33% औरतें यहाँ पे भी हैं, अभी एट अ मोमेंट 33% हैं। तो अगर हम प्रतिरोध की पॉलिटिक्स में जो प्रस्तावित, क्या कहेंगे उसको, कि परसेंटेज है 33%, अगर हम प्रतिरोध की पॉलिटिक्स में औरतों की इसी तरह अगर हम जाएंगे, देखेंगे कि जितनी प्रतिरोधी पॉलिटिक्स चल रही हैं उसमें फिर ऐसी पॉलिटिक्स कहाँ पे, कितने परसेंट लोग उसमें एसोसिएटेड हैं। इसी तरह जो मिनॉरिटी, रिलीजियस मिनॉरिटीज़ की पॉलिटिक्स चल रही हैं उसमें सिख पॉपुलेशन का कितना परसेंट अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है, मुस्लिम पॉलिटिक्स का कितना परसेंट अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है, उसमें कितना परसेंट औरत है, कितना परसेंट मर्द है, उसमें आगे कितना परसेंट सिखों में, कितने परसेंट सिख रिलीजन पॉलिटिक्स में कितने एससी हैं, एसटी हैं, कितनी औरतें हैं, फिर औरतों में कितनी एससी औरतें हैं, कितनी एसटी औरतें हैं। तो अगर हम संविधान के द्वारा बनाए गए ढांचे को भी देखें तो प्रतिरोध की पॉलिटिक्स में वो परसेंटेज सामने नहीं आती। जब तक वो प्रतिरोध की पॉलिटिक्स में सामने नहीं आती तब तक चेंज कैसे आएगा? कैसे हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे कि वो ऐसे लोगों को चुने जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उन लोगों को चुनेंगे जो उन्हें सीट जिताएंगे। हमारा प्रतिनिधित्व नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, वहाँ जाके हमारी बात नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, हमारे राइट्स की बात नहीं करते तो कोई बात नहीं, उनको ये सूट करता है। मैम ने ये बात की थी कि ये एक तरफ ये हो रहा है कि कितने कांड हुए, मणिपुर, हाथरस वगैरह वगैरह कितने कांड हुए, लेकिन सत्ताशाली जो पार्टी है उसने मुंह नहीं खोला। लेकिन दूसरी तरफ वो औरतों की भलाई की बात कर रही है, कभी सिलेंडर उनको देती है, कभी उनको फ्री बस सर्विस देती है, बहुत सारी सहूलतें देती हैं। अब मसला ये है कि ये देने के बाद जो सत्ताधारी दल है उसकी कितनी औरतें औरतों के पक्ष में बात कर रही हैं, औरत पॉलिटिक्स की, फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं, और उस फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स में भी कितनी एससी, एसटी, ओबीसी औरतों के ऊपर हो रही प्रताड़ना की बात कर रही हैं। ये मसला सिर्फ सत्ताधारी दल का और उसके जो अनुरूपित चुनिंदा औरतें हैं उनका नहीं है, ये पूरी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का मसला है। तो अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पे सवाल खड़ा करना है तो हमें ऐसे संगठन चाहिए जो प्रतिरोधी स्पेस में हों, लेकिन सवाल ऐसा करें कि हमारा जवाब देना मुश्किल हो जाए, उनके पास हमारे सवालों का जवाब ना हो। लेकिन हमारे पास औरतों के मामले में ऐसी वॉइसेस कम हैं, बहुत कम हैं। इस परिस्थितियों में, इन परिस्थितियों में जब हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो उसमें ये बात भी देखने की ज़रूरत है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो है, मैं क्यों प्रतिरोधी जो पॉलिटिक्स है उसकी बात बार बार कर रही हूँ, कि बिल्कुल अपोजिट नेचर वाली पॉलिटिक्स हैं। प्रतिरोधी पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, जो हम लोग कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पे, जो मैं कर रही हूँ इस वक्त यहाँ पे, वो चलती है कि पहले मैं अपने सवाल खड़े कर रही हूँ, इन सवालों से कुछ औरतें मेरे साथ जुड़ेंगी, उसके साथ कुछ मर्द जुड़ेंगे, फिर हम किसी ऑर्गेनाइज मोड में आएंगे। जो मैंने कहा, पहले एजुकेशन लीजिए, फिर ऑर्गेनाइज
हुई है, उसके बाद एजिटेशन होगी, फिर हम एजिटेशनल मोड में जाएंगे। उसके बाद एजिटेशनल मोड तय करेगा कि हमें प्रतिरोधी ग्रुप ही रहना है, प्रतिरोधी पॉलिटिक्स का हिस्सा ही रहना है, जहाँ हमें मेन पॉलिटिक्स में जाना है। जैसे आप आ गई, आपने जो भ्रष्टाचार के नाम पर किया, उसके बाद करते करते आज वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गई, लेफ्टिस्ट मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए। उस समय क्या होगा कि हम अपने नेचर के साथ उस पॉलिटिक्स में जाते हैं, तो हम अपने जो उद्देश्य हैं, उनके मूल्य हैं और अपनी जो कमिटमेंट्स हैं टुवर्ड अवर ग्रुप, उसको साथ लेके जाते हैं। इसलिए अगर यहाँ से मेन स्ट्रीम में रिप्रेजेंटेशन जाएगी, उसका नेचर अलग होगा। यहाँ से जो हाशिए पे है वो बात करना शुरू करता है, उसकी बात सुनी जाने के बाद वो सेंटर में आता है। सेंटर में आने के बाद उसके साथ लोग जुड़ते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो पावर का स्ट्रक्चर खड़ा करती है। ये स्ट्रक्चर मेन स्ट्रीम स्ट्रक्चर को टक्कर देता है, उसे अपोज करता है और धीरे धीरे उसकी जगह ले लेता है। तो इसकी पॉलिटिक्स बदल जाती है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का जो नेचर है वो कैसे है कि उसमें सबसे पहले एलीट लोग आते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा, पावर और लिंक्स होते हैं। उनमें कोई भी ऐरे गैरी सरबजीत को बुला के स्टेज पे नहीं कहेगा कि आइए अपनी बात रखिए और अगर हमें ठीक लगेगा तो हम आपको मौका देंगे आगे अपनी बात रखने का। वो ऊपर से ही तय होगा, वही लोग बोलेंगे। तो सबसे पहले एलीट लोग आएंगे। तो महिलाओं के मामले में भी सबसे पहले एलीट महिलाएं आएंगी। इंदिरा गांधी हो गई, चाहे वो उनकी सोनिया गांधी होगी, उनकी बेटी हो गई, वाइस वर्सा। ये लोकल लेवल तक चलता है। अगर उन्हें गांव में कोई लेडी चाहिए तो वो किसी पूर्व पंच सरपंच की बेटी, बहन, वाइफ, पत्नी वो होंगे, उनकी माता जी होंगी। आम औरत उसमें आने के चांसेस, डायरेक्ट आने के चांसेस उस पॉलिटिक्स में कम हैं। एलीट पॉलिटिक्स के बाद फिर उसमें ओबीसी या मध्य वर्ग की औरतें बोल सकते हैं, वो आएंगे। मैं यहाँ पे जात और इकोनॉमिक स्टेटस दोनों को कंबाइन करके बात कर रही हूँ। हो सकता है कोई ओबीसी औरत है जो वो एलीट में भी आती हो, ठीक है। हो सकता है कोई स्वर्ण जाति की औरत हो लेकिन वो मध्य वर्ग में भी आती हो। तो मैं यहाँ इकोनॉमिक्स और उनका जो जातीय ढांचा है उसको एक साथ लेके चल रही हूँ। तो लेकिन इसका आधार आर्थिकता है, क्योंकि वहाँ पे पैसा चलता है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आप पैसा लगा सकते हो तो आ सकते हो। पहले एलीट, फिर लोअर मिडिल, अपर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास, फिर अगर कहीं रिजर्वेशन होगी तो। रिजर्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर रिजर्वेशन होगी तो कहीं एससी एसटी लोग आएंगे, उन लोगों में भी सबसे पहले मेल आएंगे। फिर अगर फीमेल की रिजर्वेशन होगी तो फीमेल आएंगी। तो वो जो पॉलिटिक्स है उसमें 7वें 8वें डंडे में हेठली तरीके से औरत आती है, सबसे पीछे एससी एसटी की महिला आती है उस वहाँ पे हिस्सेदारी लेने के लिए। लेकिन जो ये हिस्सेदारी है इसमें सबसे पहले आप आते हो, इसमें सबसे पहले आपकी नॉलेज आती है, इसमें सबसे पहले आपकी पॉलिटिक्स का म्यार आता है कि आप कैसे पॉलिटिक्स करते हो, आप कैसे लोगों को ऑर्गेनाइज करते हो, आप कैसे अपनी बात रखते हो और उसको कितना पावरफुल बना सकते हो। तो यहाँ आप स्टार्टिंग पॉइंट हो, लेकिन वहाँ आप एंडिंग पॉइंट हो। तो वहाँ के ढांचे के लिए लड़ना इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो ढांचा नहीं होगा, अगर वो रिजर्वेशन नहीं होगी तो हमें कभी भी स्पेस नहीं मिलेगी। स्पेस के लिए लड़ना एक अलग मसला है, लेकिन उस स्पेस पे जाके उस स्पेस को अपने लिए यूज़ करना, अपने लोगों के लिए यूज़ करना, अपने वर्क के लिए यूज़ करना, ये एक अलग मसला है। तो जैसे ही हम, मैं ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, माफ़ कीजिए, बस ख़त्म करने वाली हूँ। तो जैसे इसी बात पे मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी कि जैसे ही ये बात करते हैं हम विमेन रिजर्वेशन बिल की और इसमें जो एससी एसटी ओबीसी महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन की, पार्लियामेंट में विमेन के रिप्रेजेंटेशन की, तो हम इस बात को पूरी मोटी लकीर में अंडरलाइन करें, उसको, इस बात को समझें कि रिजर्वेशन मिलना एक मसला है, लेकिन रिजर्वेशन के बाद पार्लियामेंट में अपनी स्पेस बनाना और अपने लिए काम करना और काम करने दे पाना इस ढांचे में, वो अलग मसला है।
तो ये एक लड़ाई है, लेकिन अभी पहले स्तर पर ही लड़ाई चल रही है। ये जीत ली जाएगी, जैसा चल रहा है ये जीत ली जाएगी सूनर और लेटर। लेकिन जो दूसरा मसला है वो बहुत कम्प्लेक्स और ख़तरनाक है, क्योंकि अगर 33% औरतें पार्लियामेंट में होंगी लेकिन वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई और वो मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर लेती हैं, तो उन औरतों के लिए और मुश्किलें हो जाएंगी जो औरत अधिकारों की बात कर रही हैं। अगर वहाँ पे 15% दलित औरतें, SC ST की औरतें होंगी लेकिन वो लागू कर रही होंगी मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स को, तो यहाँ बैठी SC ST महिलाओं को, OBC की महिलाओं को ज़्यादा खतरे खड़े होंगे। तो ये बहुत समझने की बात है कि जो लोग वहाँ जाएंगे वो एक चीज़ अच्छी करेंगे, लेकिन उसके साथ ही जो उसकी इम्प्लीकेशंस होंगी, जो उसके रिजल्ट्स होंगे, वो अपने लोगों के लिए खतरनाक भी हो सकता है। या खतरनाक ना कहें, लेकिन वो नई तरह की चुनौतियों के साथ आएंगे। तो उन चुनौतियों के लिए, क्योंकि अभी वक्त है इस बिल को लागू होने में, तो उन चुनौतियों को सामने रखते हुए हम पहले से काम करें, ताकि जब 5 साल 10 साल बाद ये बिल इम्प्लीमेंट हो तो हमारे पास अपनी ऐसी औरतें हों जिनको हम उन मोड ऑफ फाइट में लड़ने के लिए भेज सकें। इतना कहते हुए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ध्यान से सुना। मैंने 10 मिनट ज़्यादा लिए, उसके लिए आभार सहित माफ़ी। शुक्रिया। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।